हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज फिर से एक बेहतरीन सेशन लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो गया हूं। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। और पॉलिटी की क्लास में सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? सिंधी भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? सिंधी भाषा को हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषाओं की सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1967 में शामिल किया गया था। देखिए, मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। 21वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। और इसके द्वारा सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। राइट। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तब भाषाओं की संख्या कितनी होगी? तब भाषाओं की संख्या 18 हो गई। 92वां संविधान संशोधन होता है 2004 में। ठीक है। इसके द्वारा संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी को जोड़ा गया। तब भाषाओं की संख्या हो गई 22। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 65 वर्ष और 62 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की 65 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की 62। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु कितना है? 65 वर्ष है ना। जबकि हाई कोर्ट के जजों के लिए 62 वर्ष निर्धारित है। देखिए, अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो केवल संसद के सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है। यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं और सभी सदस्य शामिल होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के द्वारा होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर किया जाता है। देखिए, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। देखिए, इसमें विधायक भाग नहीं लेते हैं और एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। राइट। अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से किस तारीख को हस्ताक्षर किए गए? देखिए, अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर किए गए थे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को। देखिए, संविधान पर अंतिम रूप से है ना 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और लागू कब हो गया था? 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो गया था। देखिए, अगला सवाल, और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है? भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है? देखिए, संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई। कानून का शासन, ये भी ब्रिटिश संविधान से ली गई। लेकिन समवर्ती सूची ब्रिटिश संविधान से नहीं ली गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है ना।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया दोस्तों समवर्ती सूची के अलावे? व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा, वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है ना? राइट। अगला सवाल कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत के संविधान के प्रारूप समिति की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, है ना? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष बनाए गए थे। अन्य 6 सदस्य कौन कौन हैं? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, एन गोपाला स्वामी अयंगर, है ना? के एम मुंशी, एन माधव राव, टी कृष्णमाचारी, ठीक है, और मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह देता है, ठीक है, क्या देता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता देता है ना? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पॉइंट देख लेते हैं। देखिए 42वां संविधान संशोधन जो है कब हुआ था? 1976 में हुआ था, और इसके द्वारा जो है नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता दी गई थी, है ना? मौलिक अधिकार पर प्राथमिकता देते हुए कहा था कि किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाए तो ये कहकर असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता है कि वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भाग 4 में आपको दिखाई देगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक में न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। यदि कोई भी राज्य सरकारी से लागू नहीं करती है तो पब्लिक जो है, लोग जो है, न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। ये राज्य के कर्तव्य है और राज्य से अपेक्षा की जाती है दोस्तों कि जब वो नीति निर्माण कर रहे हो तो इन तत्वों को लागू करें, है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए बेहतरीन सवालों का जखीरा मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और इसके साथ जो है एक्सप्लेनेशन फुल मिल रहा है, तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचियां उनके प्रावधान से संबंधित नहीं है? देखिए 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा से परे कार्य को रखा गया है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत शामिल कोई भी विधि को न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। 6ठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र, ये यहाँ पर गलत है दोस्तों, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों के
अनुसूचित क्षेत्र का उल्लेख है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं दी गई है, सही है। और तीसरी अनुसूची में शपथ दी गई, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए 9वीं अनुसूची, ठीक है, में वैसे अधिनियम शामिल होते हैं जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं किया जाता है। पहले भी बता चुका हूं, न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 6ठी अनुसूची क्या कहता है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किए गए प्रावधान है। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं से संबंधित है। तीसरी अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के शपथ से संबंधित है ना। अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों, और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए विधेयक को संसद में किसके द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण बहुमत द्वारा। देखिए संसद साधारण बहुमत से कानून बनाकर नया राज्य बना सकती है। ठीक है, नया राज्य बनाने के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत। इसका अर्थ है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक का समर्थन। कहने का मतलब यदि 500 सदस्य उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका बहुमत क्या होगा? 251 होगा, यानी 500 का 50%। ठीक है, 250 हो गया प्लस 1। ठीक है, 251 सदस्य होना जरूरी है। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी परीक्षाओं में पूछा गया है। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो आसान सा सवाल है, राष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष की अवधि के लिए रहता है? 5 वर्ष की अवधि के लिए रहता है। ठीक है, हालांकि वह किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और कहां पर देते हैं? भारत के राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिकतम सीटें आरक्षित? देखिए अनुसूचित जाति की बात कर ले जाए तो मध्य प्रदेश। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए मध्य प्रदेश और अनुसूचित जाति के लिए उत्तर प्रदेश, है ना। देखिए 2008 में, ठीक है, परिसीमन आयोग एक सिफारिश हुई थी। इसके बाद मध्य प्रदेश ने लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए अधिक सीटें आरक्षित की है सभी राज्यों से। अनुसूचित जाति की कितनी सीटें लोकसभा में है आरक्षित? 84, और अनुसूचित जनजाति के 47। राइट, नेक्स्ट कर लीजिए। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 358 के तहत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो एक अनुच्छेद है 358। इसके अनुसार अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे सभी निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पर अनुच्छेद 359 की बात कर लिया जाए तो ये क्या कहता है? आपातकाल की स्थिति में 20 और 21, ठीक है, निलंबित नहीं किया जा सकता है किसी भी परिस्थिति में। अनुच्छेद 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि से सुरक्षा हमें प्रदान करती है, और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। कहता है कि वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति कर सकता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए वित्त आयोग कैसा निकाय है? एक संवैधानिक निकाय है, और इसे संवैधानिक किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 280 के तहत। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इसका कार्य क्या है?
केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण, राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण और सहायता अनुदान की शर्तों पर सिफारिशें देना, है ना। भारत के वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, राइट। अगला सवाल कर लीजिए। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है? ठीक है, चुनाव चिन्ह, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारत का चुनाव आयोग। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, भारत का चुनाव आयोग जो है क्या करता है? राजनीतिक दलों को, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को जो है चुनाव चिन्ह प्रदान करता है, ठीक है। क्या प्रदान करता है? चुनाव चिन्ह, ठीक है। इसका कार्य क्या है? राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है ना। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने पदेन सदस्य होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी एक स्वायत्त और विधिक संस्था है। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 को। प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र थे। कौन थे? रंगनाथ मिश्र, है ना। इसका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में 7 पदेन सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और विकलांग व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त होते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर टॉप 20 MCQ आपको उपलब्ध कराया है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।